नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो किसानों से गोबर खरीदते हैं, करीब 125 करोड़ रुपए का गोबर खरीद चुके हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो आदिवासी इलाके के बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ी में दे। आई एम महेंद्र कर्मा, आई एम फ्रॉम दंतेवाड़ा बस्तर, आई एम स्टडिंग इन 5th क्लास। तो ये मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनसे बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गोबर लगाने से कोरोना दूर हो जाता है और आप कह रहे हैं कि साहब गोबर हम खरीदेंगे। तो गोबर किस लिए खरीद रहे हैं? कोरोना दूर करने के लिए या फिर क्या कहें? देखिए, अंधविश्वास में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। गोबर खरीदने के पीछे जो उद्देश्य है, पूरे देश में खुले जानवर की बड़ी शिकायत है। गरवा योजना का नाम दिया आपने। हाँ, इसलिए उसको गरवा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी करके। हरिशंकर परसाई के नाम आपने सुना होगा, बड़े साहित्यकार थे, अभ्यंकर थे, जबलपुर के थे। उनका रेगुलर लेख यहाँ छपता था, यहाँ समाचार पत्रों में, जब तक वो जीवित थे। तो एक व्यंग उनका मैंने पढ़ा था। उस व्यंग में उन्होंने लिखा था, पूरी दुनिया में जो गाय है वो दूध देने का काम करती है, अकेला हमारा देश है जहाँ गाय ओट देने का काम करती है। तो ये हमारे यहाँ कहा भी जाता है गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार करने की। जी, तो गाय केवल ओट देने का माध्यम नहीं हो सकता। गाय एक हमारे भारतवर्ष में आदिकाल से हम देखें कि एक गौ पालन युग भी था। एक युग भगवान कृष्ण का था, जो गोपालक के नाम से जाने जाते हैं। और हिंदुस्तान के किसान जो मवेशी से जैसे उनके परिवार के सदस्य हैं, उस प्रकार का उनका संबंध उनके बैल से, भैंस से, भैंसा से, गाय से, बछड़ा से उनका एक आत्मीय संबंध रहता था। वो इस आधुनिक युग में, मशीनीकरण के युग में ये सब छूटते गया और गाय केवल धार्मिक मंचों पे नारा भर रह गया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, गौवध बंद हो, ये केवल नारा रह गया था। लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि मवेशी खुले में घूम रहे हैं, फसल की चराई हो रही है, किसान परेशान हैं, सड़कों में एक्सीडेंट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। राजनीतिक हथियार बन गया था, लेकिन गाय की तरफ किसी का ध्यान गया नहीं। तो इसलिए आपने ये आखिर में बात ये आई कि जो जानवर है, एक दुधारू है, दूध उत्पादक है, और एक अनुत्पादक है। अनुत्पादक जो जानवर हैं, मवेशी है, उसका पूरा भार जो उत्पादक, जो दूध उत्पादक जो है, गाय है, भैंस है, उस पर पड़ रहा था। तो वो अनार्थिक हो गया था और इस कारण से गौ पालन से लोग दूर होते जा रहे थे। ऐसे हम सब साथियों के साथ विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक फैसला किया कि गोबर खरीदा जाए। तो गोबर तो सभी देंगे, चाहे दूध उत्पादक हो ना हो। तो गोबर खरीदने से हुआ कि अब कितना हम खरीदें, उसके लिए कमेटी बनी, फिर रेट तय हुआ, फिर तारीख तय हुआ। हरेली त्यौहार हमारा पहला त्यौहार है छत्तीसगढ़ का। उस दिन से हमने 20 जुलाई तो हरेली त्यौहार पड़ा, उसमें हमने खरीदी शुरू की। फिर कैसे करना है, तो वो सारी प्रक्रिया हमने गौठान बनाया, खरीदी की व्यवस्था की, टाँका बनाया, वर्मी टाँका बनाया, और जैविक खाद। मतलब सबसे पहली बात है कि उसको अर्थ से कैसे जोड़ें। वैसे भी कहा जाता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो अर्थ पहले आता है। तो केवल धर्म के बात करें तो कैसे होगा, अर्थ की भी बात होनी चाहिए। तो जब गोबर खरीदना शुरू हुआ तो आज स्थिति ये है कि सड़कों पे मवेशियों की जो संख्या है उसमें 30% की कमी आई है। और दूसरी बात जो है कि फसल चराई, उसमें काफ़ी कमी आ गई। तीसरी बात ये है कि ये आय के साधन बन गए। वर्मी कंपोस्ट बनाया, 2 रुपये किलो में बेचे, तो अभी लगभग 1,92,000 लोग इसको बेच रहे हैं। और इसमें से 40% लोग हैं जो लैंडलेस हैं, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। ऐसे लोग, उसमें 40% महिलाएं हैं, 48% ओबीसी के, 40% एसटी हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो वो वीकर सेक्शन को भी एक आय का साधन, जो चरवाहा है उसको कुछ नहीं मिलता था पहले। तो कुल मिलाकर जैसे ये बड़ा चुनाव का मुद्दा भी बनता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव का मुद्दा बन रहा है कि आवारा जानवर हैं, उनसे
खेती भी खराब हो रही है। तो आपके हिसाब से मुझे जो लगा आपकी योजना से कि एक छत्तीसगढ़ एक मॉडल हो सकता है। जी। इसी तरह एक दूसरी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के स्तर पर चल रही है। आपके सरकार के स्तर पर आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। तो ये योजना का क्या कंसेप्ट है? देखिए, हमने चुनाव में किसानों से वादा किया था 2500 रुपये हम खरीदेंगे धान, लेकिन हाँ, और पहले साल खरीदे भी। 1950 शायद MSP है। हाँ, अभी 1940 है, 1940 आज है। मतलब केंद्र सरकार 1940 देती है, उस पर आप हाँ, तो अतिरिक्त 2500 पहले दे रहे थे। पिछले हुआ क्या कि आप बोनस दे रहे हैं, इसलिए आपका चावल नहीं खरीदेंगे, हमको रोड़ा अटकाया गया। तो फिर हाँ, फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, और उसके बाद भी फिर वो रोड़ा लगाया कि आप केवल चिन्हित फसलों को दे रहे हैं, तो सभी फसलों को दें। हम बरसात के सभी फसलों को देना शुरू कर देते। अब बारदाना नहीं ले रहे हैं, उसना क्वालिटी के धान हमसे नहीं ले रहे हैं, चावल नहीं ले रहे हैं। तो लगातार रोड़े अटकाने के बाद भी हम लोगों ने कहा ठीक, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे साहब, लेकिन हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे आप दे रहे हैं उसी प्रकार से हम देंगे। तो हम 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो उसमें लगभग 5700 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में गया। तो ये एक तरह से जैसे तेलंगाना की रायदू बंधु योजना है, उड़ीसा की कालिया योजना है, वैसी योजना है। वो उसमें तो प्रति किसान के हिसाब से है और प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन हमारा सबसे अधिक है 9000 रुपये प्रति एकड़। इससे और उसमें हमने कोई मतलब ये नहीं किया कि सीमांत कृषक को देंगे, छोटे किसान को देंगे, हम सभी किसानों को दे रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि डाइवर्सिफाई भी चीज़ों की किसान कर पाएगा क्रॉप का? बिल्कुल सही बात, क्योंकि बहुत ज़रूरत महसूस की किसानों के पास पैसा आएगा तो सब कुछ कर लेगा। तो सबसे पहली बात है किसान, और आप देखेंगे 2017 में 15 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था धान बेचने के लिए। अभी जो है वो 22 लाख किसान रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पिछले साल हम 92 लाख मीट्रिक टन खरीदे और इस साल तो 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। एक और है जो मैंने अभी कहा था कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना। जी। तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो फिर नौकरी भी मिले उनको, आगे जाकर भी वो कुछ कर पाएँ, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि रोज़गार, नौकरी जितनी है शासकीय नौकरी तो हम दे रहे हैं और लगातार वैकेंसी निकल रही है। उसके अलावा जो रोज़गार का जो अवसर है, जिसमें हमारे पास एक तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट, दूसरा हमारे पास लघु उपज है। पिछले साल केवल 7 लघु उपज पिछले वर्ष हम खरीदते रहे, उसको बढ़ा के 52 प्रकार के लघु उपज खरीदने की हमने व्यवस्था की और उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी तो अंग्रेजी चाहिए, कि नौकरी करने के लिए, नौकरी देने के लिए भी तो अंग्रेजी ज़रूरी है। और यहाँ से बाहर जाएंगे तो अनेक प्रांतों में कठिनाई होती, विदेश में जाएंगे तो कठिनाई होती। तो हमारे बच्चे भी क्यों ना अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें। आपको लगता है एक नक्सलवाद का मुकाबला भी अंग्रेजी से हो सकता है? नहीं, नक्सलवाद के लिए तो आपको देखिए, वो तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढंग से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। सुरक्षा तो अपना है ही, लेकिन इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम वहाँ के आदिवासियों को किया। फिर दूसरा उसके शिक्षा की व्यवस्था की। तीसरा उसे स्वास्थ्य के लिए हमने योजनाएं चालू की ताकि वो आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न हो सके और अपना हित अहित समझ सके। जिस दिन आदिवासी शारीरिक रूप से ताकतवर हो जाएगा, इसलिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा और वैचारिक रूप से शिक्षा उनको मिलेगा, तो फिर ये बाहर से आके हमको हमारे यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनको, वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी हैं, उनका मजबूत होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और शिक्षा के रूप। एक कहानी ये देखी गई है कि बहुत सारे राज्य आजकल धार्मिक पर्यटन पर, राम जी के नाम पर बड़ा जोर दे रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, साहब सारी दिल्ली की जनता को मैं लेकर जाऊंगा राम मंदिर दिखाने के लिए। आपने भी ये योजना शुरू की है, राम वन गमन पथ। ये योजना क्या है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तब केजरीवाल जी बोल रहे हैं, तो उनका तो राजनीतिक उद्देश्य है, लेकिन आपका धार्मिक उद्देश्य? हमारा सांस्कृतिक है और पर्यटन है। पर्यटन की बढ़ा देना है कि छत्तीसगढ़ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं बिल्कुल जो अनछुआ है, अनटच्ड है, जो हम लोग केवल रायपुर भर को जानते हैं, लेकिन हम सरगुजा के बारे में नहीं जानते, हम बस्तर के बारे में नहीं जानते, अन्य इलाके के बारे में नहीं जानते। हमारी जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ को 5000 साल पुराना है। यहाँ बौद्ध के परिसर बहुत बड़ा है, जो बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा सकता है। मतलब इतना बड़ा
परिसर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर का इलाका। तो वहाँ वो है, कौशल्या माता का मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, शिवरी नारायण है, यहाँ 5000 पुराना नाट्यशाला है हमारे पास। तो उन सब चीज़ों को दिखाने समझाने की ज़रूरत है। मैं आपका देख रहा था कि 36 महीने हो रहे हैं आपकी सरकार को जी। और 36 से ज़्यादा योजनाएं मैं देख रहा था मेरे पास। तो उसमें से एक आध योजना आप बताइए जो आपकी दृष्टि में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपको लगती है और आपको लगता है कि ये देश भर के लिए एक छत्तीसगढ़ मॉडल हो सकता है। देखिए, जो हमारी कृषि नीति है, हमारे जो गौरवा की नीति है, गोधन न्याय योजना वो आप जिक्र कर चुके हैं, है ना, ये 2 योजना ऐसी है जिसे किसानों की है और गोधन न्याय योजना है, हमारे वन नीति है, हमारी उद्योग नीति है। उद्योग नीति है। इनको यदि लगाएं तो निश्चित रूप से देश का भला हो सकता है। पहली बात यह है कि आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाना, दूसरी तरफ ये है कि व्यापार का वातावरण देना, तीसरी तरफ है उद्योग के पहिया कैसे घूमे, लोग एनपीए ना हो। इन 7 सालों में इतने उद्योगपति एनपीए हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी उद्योग नीति ऐसी है जिसमें कोई उद्योगपति एनपीए होगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ में धान है और खान है जी। तो धान से किसान का भला है और खान से एक बड़े वर्ग का भला है। आपको लगता है कि दोनों पर आपका ध्यान है खान के क्षेत्र में? देखिए, ये हमारे यहाँ मतलब कितना हो ताकि पर्यावरण भी बचा रहे जी और विकास भी हो, आदिवासी भी उजड़ने की नौबत ना आए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो ये संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जो वन नीति है, वन नीति के बारे में भी मैं कहूँगा कि पूरे देश में केवल इमारती लकड़ी का भी वृक्षारोपण किया जाता है। हमने पिछले साल जोर दिया कि केवल फलदार वृक्ष ही जंगलों में लगाया जाए, ताकि फलदार वृक्ष यदि जंगलों में लगाएंगे, आप हिमालय में चल दीजिए, कोई फलदार वृक्ष मिलता नहीं। यदि फलदार वृक्ष लगा देंगे तो जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस होगा। आपको जंगलों में चिड़िया चहचहाहट सुनाई नहीं देती, पशुओं को आप देखते नहीं, लोग वहाँ जंगल में जाएंगे तो खाने कुछ नहीं है। और इस कारण से जो जंगली पशु है, जो हिंसक पशु हैं, वो शहर की ओर आ रहे हैं। बंदर शहर की ओर आ रहे हैं, तेंदुआ है, भालू, वो शहर की ओर आ रहे हैं। क्यों? कि जंगल में कुछ खाने का ही नहीं। तो मैंने कहा कि जंगल में सब फलदार वृक्ष लगाओ, छिड़काव करो, बो वृक्षारोपण करो, तो उससे होगा क्या कि हमारे जो इकोसिस्टम वो पूरा संतुलित हो जाएगा। आपने वृक्षों की बात की तो उसमें फिर मेरे दिमाग में आया जड़ी बूटियों का। जी। जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था तब कहा गया था कि इसको एक हर्बल स्टेट बनाया जाए। जी। तो उस दिशा में पिछली सरकारों ने जितना काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 3 साल में आपकी सरकार ने क्या किया हर्बल स्टेट? देखिए, हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा यदि आप जड़ी बूटी पाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में पाएंगे। सबसे ज़्यादा नदी नाले पाएंगे हिमालय के बाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं साहब, सैकड़ों की तादाद में नदियां हैं और एक से एक प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे यहाँ हैं। तो उनको बचाने के लिए हमने जैसे जंगल को भी पानी की ज़रूरत है, नाला सबसे ज़्यादा वहाँ निकला है, तो हमने नरवा योजना जो लगाई 12,000 नाला इस साल हम लोगों ने प्रोजेक्ट में लिया है। और वहाँ जो पिछले 2 सालों में जो काम किया है उसका असर क्या हुआ है कि 30-30 सेंटीमीटर हमारा वाटर लेवल ऊपर आया है। और उसके कारण से जब पानी रुका नालों में तो वाटर रिचार्जिंग तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका सबसॉइल वाटर है वो बढ़ा है, ज़मीन में नमी की मात्रा बढ़ी है और उसके कारण से नालों के पास, नदियों के पास हरियाली बढ़ी है। और हरियाली होने के कारण से वहाँ मधुमक्खी और जो जानवर हैं उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और जो आदिवासी वहाँ रह रहे हैं वो डबल फसल भी ले रहे हैं। तो इससे न केवल वहाँ के आदिवासी संपन्न होंगे बल्कि जो हमारी वन संपदा है उसको भी बचाने का काम हम कर सकते हैं। पानी रहेगा तभी तो बचेगा। यदि नमी ख़त्म हो गई तो जो अब छोटे छोटे जो जड़ी बूटी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, यदि पानी नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। अरे मेरे सर के बाल कुछ कम होते जा रहे हैं मेरे, यहाँ ऐसी कोई जड़ी बूटी आप है? बहुत मिलेगा साहब यहाँ। इसमें हम लोगों ने 2000 जो बैगा है उसको रजिस्टर्ड किए, उसका सम्मेलन किए और उनके जो अनुभव है वो किस किस चीज़ के इलाज करते हैं, कौन सा जड़ी है, कौन सा दवाई है, कौन सा फल है, किस
मर्ज में काम आता है उसको लिपिबद्ध करने का काम किया है। और अभी जब भी हम लोग प्रदर्शनी वगैरह करते हैं तो उन बैगाओं को जो गांव में जो इलाज करते हैं उनको हम यहाँ लाते हैं। वो नाड़ी, इतने नाड़ी का ज्ञान हमारे छत्तीसगढ़ में इतना अद्भुत है, खास बस्तर के लोगों में, कि आपको एमआरआई, आप एक तरफ एमआरआई करा लीजिए और दूसरे तरफ नाड़ी को देख लीजिए, दोनों को जो जानकारी वो बराबर समान आएगा। तो इसमें जैसे केरल आगे निकलता जा रहा है इस तरह के मेडिकल टूरिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो छत्तीसगढ़ अपनी पहचान बना पाए, इसकी कोशिश आपकी देखिए, रहेगी? केरल तो शुरू से ही सैकड़ों साल से मसाले का व्यापार का केंद्र रहा है और न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो जाता रहा है। तो वो बड़ा केंद्र रहा केरल में और अध्ययन भी हुआ है, समुद्र तट भी है, उसका लाभ भी उसको मिला है और वहाँ को उस प्रकार से क्लाइमेट भी है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जो वनौषधि है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, और इस प्रकार से अभी कोरबा में हमारी जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो लगभग एक साल में वो लोग करीब 80 लाख का वो दवाई बेच चुके हैं। 18 प्रकार की दवाई बनाती हैं वो लोग। अच्छा, बहुत सारी योजनाओं की बात हो गई, सारी सरकारें कहती हैं योजनाएं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करना, उसमें जवाबदेही तय करना, पारदर्शिता हो, फिर आप फीडबैक कैसे लेते हैं कि वास्तव में ये योजना कागज़ों में सही चल रही है या ज़मीन पर भी सही चल रही है, या उसमें अगर कोई व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो आप दूर कैसे की जा सकती हैं, ये व्यवस्था कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कोरोना काल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हम फील्ड नहीं जा पाए। फील्ड में जाते थे हम लोग गौठान बराबर जाते हैं जहाँ वाटर चार्जिंग हुआ। मैंने भी बहुत सारे ज़िलों में दौरा किया, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सारी योजनाओं को मॉनिटरिंग किए। जैसे अभी गोधन न्याय योजना का हर 15 दिन के अंदर हम लोग कृषि मंत्री, हम लोग बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं और ऑनलाइन पेमेंट होता है उन जो पशुपालकों को। हर 5 तारीख, महीने की 5 तारीख और 20 तारीख 2 तय ही है, और जिसमें हम लोग उसका भुगतान करते हैं और उसी के साथ साथ सारे समस्याओं से के बारे में जानकारी हो जाती है। बहुत बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो उन हितग्राही हैं उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो जानकारी उस प्रकार से होती है। और फिर हम लोग फील्ड में लगातार, हमारी जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी लगातार दौरा भी करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि कहा यह जाता है भारत की राजनीति में कि आप विकास का वायदा करके तो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन मैंने विकास कर लिया इसलिए मुझे वोट दो, दोबारा सत्ता में आ जाऊंगा। जी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आप इस अवधारणा को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग पिछले 3 सालों में यही काम किया। हमने किसानों का ऋण माफ़ किया, हमने किसानों के 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, 4000 रुपये प्रति मानक बोरा का तेंदुपत्ता खरीदी की, लघु अनुपज का वैल्यू एडिशन किया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन किया है, न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक दावा के तहत भी दिए। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा हमने किया। छोटे जो भूखंड है उसके विक्रय करने की जो बात हमने कही थी वो किया। मतलब सारे वादे जो है हम लोग एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो कैश वाला है सिस्टम, उसकी बजाय तात्कालिक रूप से गरीबी हटाना या जेब में पैसा डालना से बड़ा काम ये है कि स्थायी तौर पर उसकी गरीबी का समस्या का समाधान करना, जिस तरफ आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है? जी, हर परिवार के पास रोजगार के अवसर होना चाहिए, वो किसी न किसी कार्य से जुड़े रहे ताकि उसका आर्थिक रूप से वो निश्चिंत रहे, ताकि उसका घर परिवार चल सके, तब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक रूप से व्यक्ति निश्चिंत हो और वो सुविधा के अवसर सरकार उपलब्ध कराए। चलिए सर, शुक्रिया आपका। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि स्थायी समाधान गरीबी का होना ज़रूरी है। शुक्रिया आपका। जी, शुक्रिया, नमस्कार।